हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आप सभी का हमारे जेडीएम लेक्चर्स में स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है? आज है क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 6, जिसका नाम है रेखाएं और कोण, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे लाइंस एंड एंगल्स। इस चैप्टर की यह पहली वीडियो है जिसमें हम लोग इसका परिचय लेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में जो कुछ भी हमें स्टडी करना है उसमें कौन कौन से बेसिक टर्म्स आ सकते हैं और वो बेसिक टर्म्स क्या होते हैं उनको समझना, उनको परिभाषित करना इस चैप्टर के प्रश्नों को शुरू करने से पहले अत्यंत आवश्यक है। इसलिए आज हम इस फर्स्ट वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित बेसिक पदों की परिभाषा और अन्य उनके परिचय प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, इसमें एक शब्द आएगा जिसको हम रेखाखंड कहेंगे, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सेगमेंट ऑफ लाइन। वैसे हम चैप्टर 5 में रेखा, बिंदु, तल, रेखाखंड ये सब के बारे में डिटेल बता चुके हैं। जैसा अगर आप लोगों को या इससे पहले की वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि चैप्टर 5 का वीडियो आप लोग देख लें। उस वीडियो से ये बात क्लियर हो जाएगी कि जो यहाँ हम फर्स्ट टर्म रेखाखंड लिखे हैं, इस रेखाखंड से पहले नाम आता है रेखा का, जिसमें यूक्लिड महोदय ने तो बिंदु का, तल का, रेखा का आदि आदि ज्यामितीय पदों को परिभाषित करने का प्रयास किया, लेकिन बाद में गणितज्ञों द्वारा कुछ इसमें कठिनाइयां आने लगी। इसलिए बिंदु को, रेखा को, तल को, ऐसे शब्दों को हमारे गणितज्ञों ने अपरिभाषित मान लिया। इसलिए हम रेखा की कोई परिभाषा नहीं कर सकते। और रेखाखंड के बारे में हम जरूर 5वें चैप्टर में भी बताए हैं और यहाँ पर भी हम शुरुआत कर रहे हैं कि किसी रेखा का वह भाग जिसके 2 अंत बिंदु हों रेखाखंड कहलाता है। तो बच्चों, रेखा जो होती है उसकी लंबाई असीमित होती है। उस रेखा में एक भी अंत्य बिंदु नहीं होते, एंड पॉइंट्स नहीं होते। यानी हम ये निश्चित कर सकते कि कोई रेखा कहां से प्रारंभ हुई है और कहां उसका अंत हो रहा है। तो उस प्रारंभिक बिंदु को और अंतिम बिंदु को ही हम अंत्य बिंदु शब्द से संबोधित करते हैं। तो चूंकि रेखा में न उसके आदि का पता है न अंत का पता है, इसलिए हम कहते हैं कि रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं होता। लेकिन जब हम उसी रेखा का एक भाग ले लेते हैं, मान लो ये हमारी कोई रेखा है, ये दोनों सिरों पर एरो लगा होता है, इसका मतलब ये है कि इधर भी इसका विस्तार अनंत रूप से हो रहा है, इधर भी विस्तार अनंत रूप से हो रहा है। अगर हम इस रेखा का कोई एक टुकड़ा ले लें, जैसे मान लो यहां से यहां तक इस रेखा का टुकड़ा ले लिया और यहां हम नाम रख दिए ए और यहां पर बी, तो इस रेखा का जो ए से लेकर के और बी तक जो भाग बना, इसी भाग का नाम हम रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड का मतलब रेखा का टुकड़ा। तो जब भी हम किसी रेखा के टुकड़े को लेंगे तो उसके 2 अंत बिंदु निश्चित होंगे
और ऐसे ही रेखा के भाग को, यानी किसी रेखा का वह भाग, मुख्य इसकी परिभाषा में यही महत्वपूर्ण चीज है कि किसी रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो। यही इसका मेन डिफिनीशन का चीज है कि अगर हम किसी रेखा के खंड को लेते हैं और उस रेखा के खंड में हमें दो अंत बिंदु मिल जाते हैं, तो ऐसे रेखा के भाग को ही हम रेखा खंड कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम यही, जैसे वहां समझाया है, यहाँ ए से लेकर के और बी तक एक रेखा खंड है, जिसको हम इस तरह पढ़ेंगे या बोलेंगे रेखा खंड ए बी। रेखा खंड ए बी। वैसे रेखा खंड ए बी को संकेतन में ऐसे भी लिखा जाता है, हम ए बी लिख करके और इस पर ऐसे लगा दें, या छोड़ो इसको, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पूरे चैप्टर में हम शब्दों में ही व्यक्त कर देंगे कि कोई रेखा ए बी है, कि रेखा खंड ए बी है, कि किरण ए बी है। हम शब्दों में ही पीछे उसका संदर्भ लिख देंगे। इस तरह से एक रेखा के अगर हम एक टुकड़े ले लें, उसके दोनों अंत बिंदु फिक्स हो जाए, तो उसी भाग को हम रेखा खंड कहते हैं। दूसरा हमारे पास टर्म्स आता है किरण। अब किरण की क्या विशेषता है? यह भी किसी रेखा का ही भाग होती है, लेकिन इस रेखा खंड में और किरण में अंतर यह है कि किसी रेखा के उस भाग को जिसमें केवल एक अंत बिंदु निश्चित हो, किरण कहते हैं। यानी यहां रेखा खंड में तो दो अंत बिंदु निश्चित थे, लेकिन किरण में हम केवल एक ही निश्चित बिंदु पाते हैं, और वो इस तरह की किरण होती है। ऐसे ये इसका एक अंत बिंदु यहां हो गया और इधर कोई इसका अंत बिंदु नहीं है, तो इसको हम किरण ए बी कहेंगे। किरण के नाम से कुछ ऐसे भी समझने का प्रयास करें बच्चों आप लोग। मान लो जैसे हम टॉर्च जलाते हैं, तो उस टॉर्च से जो प्रकाश की किरणें निकल रही हैं, वह कहां तक जा रही हैं यह निश्चित नहीं होता है, लेकिन यह जरूर निश्चित है कि वह किरण हमारे टॉर्च के बल्ब के तंतु से निकल रही है। तो एक उसका बिंदु फिक्स हो गया कि यह इसी बिंदु से यह निकल रही है। आगे कहां तक जा रही है यह निश्चित नहीं होता। इसी तरह की कुछ संकल्पना हमारे किरण की होती है। हम कोई भी प्रकाश स्रोत ले लें, उस प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें निकलेंगी, और वह प्रकाश की किरणें निकल कर कहां तक जाएंगी वह बिंदु अनिश्चित होता है, लेकिन वह प्रकाश की किरण प्रकाश स्रोत से ही निकली है, उसका वह एक अंत बिंदु फिक्स होता है। इसी आधार पर यह माना जाता है कि किरण किसी रेखा का वह भाग होती है जिसमें केवल एक अंत बिंदु हो, उसी को हम किरण कहते हैं। यानी किसी रेखा के उस भाग को जिसमें केवल एक अंत बिंदु निश्चित हो, उसी को हम किरण कहते हैं। ये सिंपली अगर रेखा के किसी भाग में दोनों अंत बिंदु निश्चित हो जाए तो उसे हम रेखा खंड कहेंगे, और रेखा के किसी भाग में अगर एक ही अंत बिंदु निश्चित हो और एक अंत बिंदु निश्चित न हो, तो रेखा के उस भाग को हम किरण या रे कहते हैं। यहां हम एग्जाम्पल के तौर पर एक किरण ए बी बनाए हैं। इसका एक अंत बिंदु ए निश्चित है, आगे वाला अंत बिंदु निश्चित नहीं है। इस तरह से यह किरण ए बी का उदाहरण है। इसके बाद हम संरेख बिंदु, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, ये दो परस्पर विरोधी शब्द होते हैं। एक होते हैं संरेख बिंदु और एक होते हैं असंरेख बिंदु। दोनों का डिफिनीशन भी मिलता जुलता होता है।
तो पहले हम लोग संरेख के बारे में समझे। कोलिनियर पॉइंट्स किसे कहते हैं? जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो ऐसे बिंदु संरेख बिंदु कहलाते हैं। ये तो हम जानते ही हैं कि अगर दो बिंदु हमें दिए गए हैं तो हम दोनों से एक और द्वितीय रेखा खींच सकते हैं। ये हमारे चैप्टर 5 का अभिगृहित 5.1 है। यानी कहीं अगर दो बिंदुएं हैं तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिला देंगे तो एक सीधी रेखा बनेगी। लेकिन यहाँ दो नहीं बल्कि हम तीन या तीन से अधिक बिंदु लें और वो सभी के सभी बिंदु अगर एक ही रेखा पर स्थित हो ऐसा मिले तो उन्हीं बिंदुओं को हम संरेख बिंदु या कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ जो हम बनाए हैं, यहाँ तीन बिंदु है ए, बी और सी, तीनों एक ही रेखा पर स्थित हैं। इसलिए यहाँ हम लिख भी दिए हैं कि तीन बिंदु ए, बी व सी संरेख है। और इसी का अपोजिट या इसको हम निगेटिव बना दें कि जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित न हो तो ऐसे बिंदुओं को हम असंरेख बिंदु कहते हैं। यहां हम लिखे हैं डिफिनेशन कि तीन या तीन से अधिक बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित न हो असंरेख बिंदु कहलाते हैं। और एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक पॉइंट ए है, एक बी है और एक सी है। ये देखने से ही लग रहा है कि तीनों बिंदु ए, बी और सी एक रेखा पर स्थित नहीं है। इनमें से दो बिंदु तो एक रेखा पर हैं, ए और बी एक रेखा पर हैं, बी और सी एक रेखा पर हैं। ए से अगर सी तक हम रेखा खींच दें तो वो भी एक रेखा पर स्थित होंगे। लेकिन ये तीनों के तीनों बिंदु ए, बी और सी कभी भी एक रेखा पर स्थित नहीं किए जा सकते। तो ऐसी स्थिति में हम इन तीनों बिंदुओं ए, बी और सी को असंरेख या नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। तो ये चारों टर्म हमें उम्मीद है कि समझ में आए होंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कोण, जिसको हम अंग्रेजी में एंगल कहते हैं। परिभाषा इसकी है बच्चों कि यदि दो किरणों के अंत्य बिंदु उभयनिष्ठ हो तो इस उभयनिष्ठ बिंदु पर बनी आकृति को कोण कहते हैं। इनके शब्दों पर ध्यान देना है बच्चों। यानी इसमें दो किरणें होनी चाहिए, पहली बात तो यह है। और दूसरी बात यह है कि इन दोनों किरणों के अंत्य बिंदु उभयनिष्ठ हों, यानी दोनों किरणों के अंत्य बिंदु एक ही हों। तो इस उभयनिष्ठ बिंदु पर बनी आकृति को कोण कहते हैं। फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करो बच्चों। देखो यहां पर एक किरण है OA, जिसका अंत बिंदु O है। दूसरी किरण है OB, इसका भी अंत बिंदु O है। ये दो किरणें हो गई OA और OB, और इन दोनों किरणों का एक ही उभयनिष्ठ बिंदु मिला हमें O। अब इस उभयनिष्ठ अंत बिंदु पर ये जो आकृति बन रही है, या तो इस आकृति को हम देखें अथवा इधर वाली बनने वाली आकृति को देखें, तो इन दोनों को ही हम कोण कहते हैं। यानी कोण बनने के लिए यह आवश्यक है कि किरणें दो होनी चाहिए, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि उन दोनों किरणों का अंत बिंदु उभयनिष्ठ होना चाहिए। जैसा हम लोग किरण की परिभाषा में जान चुके हैं कि किरण वह रेखाखंड होती है जिसमें एक ही अंत बिंदु निश्चित होता है। तो हम दो किरणें ले लें, दोनों में एक एक अंत बिंदु मिलेंगे। लेकिन अगर वे दोनों किरणों के अंत बिंदु एक ही पॉइंट हो, उभयनिष्ठ हो,
यानी दोनों किरणें एक ही बिंदु से अगर निकल रही हो तो उस उभयनिष्ठ अंत बिंदु पर जो आकृति बन जाएगी दोनों किरणों के कारण, उस आकृति का नाम ही कोण होता है। जैसा यहाँ चित्र से स्पष्ट है, एक किरण OA है, एक किरण OB है। इन दोनों किरणों का उभयनिष्ठ अंत बिंदु वो है। इस O पर दो तरफ आकृतियां बनी हुई हैं, एक इधर को बनी हुई है और एक यहाँ इधर को बनी हुई है। हम इसको भी कोण कहेंगे और इसको भी कोण कहेंगे। तो यही हमारे कोण की परिभाषा होती है। सिंपल सी चीज है। ये कोण, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ये सब कोणों के बारे में आप लोग अर्लियर क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे होंगे। केवल उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेना है ताकि आगे इस चैप्टर को पढ़ने में असुविधा न हो। ये कोण जो होते हैं, यहाँ अब हम इनकी माप के आधार पर इन कोणों को कई प्रकार के नामों से संबोधित करते हैं, जिसमें से सबसे पहला नाम आता है न्यून कोण, जिसको हम अंग्रेजी में एक्यूट एंगल कहते हैं। अब न्यून कोण वह कोण होता है, वह कोण जिसकी माप 0 अंश से 90 अंश के बीच हो। ऐसा कोई कोण हो, यहाँ कोणों की परिभाषा में तो हम बताए ही हैं, लेकिन यह भी आप लोग याद रखें कि कोणों को हम लोग अंश में मापते हैं। तो अगर कोई ऐसा कोण हो जिसकी माप 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम हो, यानी 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का अगर कोई कोण है तो उसी कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ एक फिगर हम बनाए हैं। ये दो किरणें हो गई हैं और इनके बीच में ये बना हुआ कोण है जिसको हम x से प्रदर्शित किए हैं। इस x का मान हमेशा 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, तभी यह कोण न्यून कोण कहलाएगा। सिंपल सी चीज है। आगे देखा जाए, न्यून कोण के बाद नाम आता है समकोण, जिसको हम कहते हैं राइट एंगल। यानी वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री हो, समकोण कहलाता है। बहुत ही सिंपल चीज है। वह कोण जिसकी माप 90 अंश हो उसे हम समकोण कहते हैं। और समकोण का फिगर कुछ इस तरह का बनता है कि एक किरण ये होती है और एक किरण ये होती है। अगर दोनों के बीच में 90 अंश का कोण बनता है तो इसे हम इस तरह के एक विशेष प्रकार के संकेतन से व्यक्त कर देते हैं। जैसा यहाँ कोण का चिन्ह बना है, यहाँ बना है, ऐसा बना है, ऐसा बना है, उस तरह का नहीं, बल्कि जहाँ समकोण बनता है वहां इस रेखा से, इस किरण से लेकर के और इस किरण तक ऐसे चिन्ह से हम इसको संकेत कर देते हैं। तो सीधी सी बात समझ में आने लायक है कि जो कोण 90 अंश का हो उसे हम समकोण कहते हैं। इसके बाद नाम आता है अधिक कोण, जिसको हम अंग्रेजी में ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। वह कोण जिसकी माप 90 अंश से अधिक हो तथा 180 अंश से कम हो, अधिक कोण कहलाता है। समझ में आ रही होगी बात? नहीं, ऐसा कोई कोण हो जिसकी माप 90 अंश से अधिक हो और 180 अंश से कम हो, उसी को हम अधिक कोण कहते हैं। अधिक कोण का फिगर कुछ इस तरह का बनता है। या जिस कोण को हम z से व्यक्त किए हैं, यह एक अधिक कोण है। और यदि यह अधिक कोण है, यह z 90 अंश से बड़ा है और 180 अंश से छोटा है। इसके बाद नेक्स्ट कोण आता है जिसको हम रिज कोण कहते हैं, या इसको हम अंग्रेजी में स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। कि 180 अंश माप के कोण को रिज कोण या सरल कोण कहते हैं। यानी वह कोण जिसके माप ठीक ठीक 180 अंश हो जाए उसे ही हम रिज कोण या सरल कोण कहते हैं। और इसका फिगर कुछ इस तरह बनता है कि यह दोनों किरणों का उभयनिष्ठ अंत बिंदु है। यहाँ से इधर को एक किरण है और इधर को एक किरण है, और यहाँ इस तरह जो कोण बना है
इसकी माप होगी 180 अंश। और रिज कोण या सरल कोण कहने का मतलब यही होता है कि यह कोण, दोनों किरणें एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाती हैं और दोनों मिलकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि एक ही सरल रेखा हो। इसी कारण से इस कोण का नाम रिज कोण या सरल कोण होता है, जिसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। इसके बाद एक कोण आता है जिसका नाम है प्रतिवर्ती कोण, जिसको हम अंग्रेजी में रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। अब हम लोग 180 अंश तक पहुंच चुके हैं। अब कोई ऐसा कोण हो, वह कोण जिसकी माप 180 अंश से अधिक तथा 360 अंश से कम हो, प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। यानी ऐसा कोई कोण हो जो 180 अंश से बड़ा हो और 360 अंश से छोटा हो, तो ऐसे कोण को हम प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। और इसका फिगर यहाँ यह है, जो इधर जो यह आकृति बनी हुई है, जो कोण बना हुआ है, जिस कोण को हम टी से व्यक्त किए हैं, इस टी का मान 180 अंश से बड़ा है और 360 अंश से छोटा है, इसलिए यह टी एक प्रतिवर्ती कोण का है। तो हमें उम्मीद है कि ये सब सिंपल टर्म्स हैं, पहले से पढ़े लिखे टर्म्स हैं, तो सब समझ में आ रहे होंगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अगला टर्म्स है बच्चों पूरक कोण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश हो, पूरक कोण कहलाते हैं। बहुत ही सिंपल सा चीज है, दो कोण हो और उन दोनों को जोड़ देने से अगर 90 अंश हो जाता हो, तो ऐसे दोनों कोण पूरक कोण कहलाते हैं। इसके बहुत अधिक उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन समझने के लिए हम यहाँ 2-3 उदाहरण लिखे हैं। जैसे यहाँ एक कोण अगर 50 अंश है और एक कोण 40 अंश है, दोनों जोड़ेंगे तो 90 अंश हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों कोण पूरक कोण कहलाएंगे। यहाँ एक 70 डिग्री है, एक 20 डिग्री है, इन दोनों को भी अगर हम ऐड कर दें तो 90 डिग्री हो जाएंगे, ये भी पूरक कोण कहलाएंगे। यहाँ एक 60 डिग्री है, एक 30 डिग्री है, इन दोनों को भी अगर ऐड कर दिया जाए तो 90 डिग्री हो जाएंगे, अतः ये भी पूरक कोण। इस तरह से बहुत ही उदाहरण लिखे जा सकते हैं। शर्त यही है कि दोनों कोण ऐसे हो जिनको जोड़ने पर 90 अंश हो जाता है। ठीक इसी तरह एक होता है संपूरक कोण, जिसको हम इंग्लिश में सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश हो, संपूरक कोण कहलाते हैं। जहां यहाँ पर योगफल 90 अंश देखना है, इसमें हमें योगफल 180 अंश देखना है। और इस संपूरक कोण के भी बहुत अधिक उदाहरण दिए जा सकते हैं, लेकिन हम कुछ ही लिखे हैं यहाँ पर। एक एंगल है 120 डिग्री और एक है 60 डिग्री। अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ एक 110 डिग्री है, एक 70 डिग्री है, यहाँ पर भी दोनों को ऐड करने पर 180 डिग्री हो जाएगा। और यह 140 डिग्री है और यह 40 डिग्री है, इनको भी अगर ऐड कर दे तो ये 180 डिग्री हो जाएंगे। तो ऐसे जो भी दो कोण दिखें जिनका योगफल 180 अंश मिले, तो ऐसे कोणों को हम संपूरक कोण कहते हैं। यहाँ जो नेक्स्ट पॉइंट है आसन्न कोण, जिसका नाम है एडजेसेंट एंगल। आसन्न कोण का सीधा सा मतलब यह होता है बच्चों कि आसन्न मतलब बिल्कुल पास में सटा हुआ कोण। लेकिन इस ज्यामिति में जब हम आसन्न कोण की ठीक ठीक परिभाषा देते हैं, इसमें हमें 3 शर्तों का उल्लेख करना पड़ता है।
पहली शर्त तो ये होनी चाहिए कि ऐसे दो कोण हो जिनका शीर्ष उभयनिष्ठ हो। यहाँ एक शब्द शीर्ष आएगा बच्चों, यहाँ थोड़े समय के लिए हम समझा रहे हैं। मान लो यहाँ अगर ये कोण है तो हम जिस उभयनिष्ठ अंत बिंदु की बात करते हैं दोनों किरणों की, इसी बिंदु का नाम शीर्ष होता है। तो आसन्न कोण के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि दो कोण ऐसे होने चाहिए जिनका शीर्ष उभयनिष्ठ हो, यानी वो दोनों कोण एक ही बिंदु पर बने हो। दूसरी शर्त यह होती है कि उन दोनों कोणों में एक भुजा उभयनिष्ठ हो। अब भुजा की बात यहां से समझ लो बच्चों, अगर यहाँ ये कोण बना है तो इस एक किरण को हम इस कोण की एक भुजा कहते हैं, दूसरे किरण को कोण की दूसरी भुजा कहते हैं। यानी जो दो किरणों से कोण बनते हैं उन किरणों को हम कोण की भुजा भी कहते हैं। तो स्पष्ट है कि एक कोण को बनाने के लिए दो भुजाएं होनी चाहिए, दो किरणें होनी चाहिए। तो आसन्न कोण के एक एक शर्तों पर ध्यान दिया जाए। पहली शर्त यह है कि ऐसे दो कोण हो जिनका शीर्ष उभयनिष्ठ हो, अर्थात शीर्ष एक ही बिंदु हो। दूसरी शर्त यह है कि उन दोनों कोणों में एक भुजा उभयनिष्ठ हो। और तीसरी शर्त है कि एक तो दोनों की एक भुजा तो उभयनिष्ठ हो गई, दोनों कोणों की एक एक भुजाएं बच गई, जिसको हम कहेंगे कि उभयनिष्ठ भुजा को छोड़कर शेष भुजाएं उस उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ स्थित हों। जैसे यहां फिगर से समझने का प्रयास करो। यहां दो कोण है बच्चों, एक है बी ओ ए और एक कोण है बी ओ सी। स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि यहां पर दो कोण है। इन दोनों कोणों का एक ही शीर्ष है ओ। पहली शर्त पूरी हो रही है। दूसरी शर्त है यह जो ओ भी भुजा है, इस कोण की भी भुजा है और इस कोण की भी भुजा है, तो हम कहेंगे कि यह ओ भी भुजा उभयनिष्ठ है। तो शीर्ष उभयनिष्ठ हो गया, एक भुजा उभयनिष्ठ हो गई, और इस उभयनिष्ठ भुजा को छोड़ने के बाद इस कोण की भुजा हो रही है ओए और इस कोण की भुजा हो रही है ओसी। यह ओए और ओसी इस उभयनिष्ठ भुजा के एक इस तरफ है तो एक इस तरफ है, मतलब ये उभयनिष्ठ भुजा को छोड़ करके जो शेष दो भुजाएं दिख रही हैं यह इस उभयनिष्ठ भुजा के दो तरफ होनी चाहिए, एक ही तरफ नहीं होनी चाहिए। फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूं। तीन शर्त है, यहाँ डिफिनीशन में हम लिखा हुआ है बच्चों कि ऐसे दो को जिनका शीर्ष व एक भुजा उभयनिष्ठ हो, शीर्ष भी उभयनिष्ठ हो और एक भुजा भी उभयनिष्ठ हो। दो शर्त हो गई। तीसरी शर्त है कि तथा उभयनिष्ठ भुजा को छोड़कर, यानी इस ओबी को छोड़कर शेष भुजाएं का मतलब ओए और ओसी उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर स्थित हो। मतलब एक तरफ या ओए स्थित हो तो एक तरफ या ओसी स्थित हो, तो ऐसे ही कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। तो इस आसन्न कोण को परिभाषित करने में हमें ये तीन टर्म्स याद रखने चाहिए कि ऐसे दो कोण होने चाहिए जिनका शीर्ष उभयनिष्ठ हो, एक भुजा उभयनिष्ठ हो, और उभयनिष्ठ भुजा को छोड़कर जो दो शेष भुजाएं बचती हैं दोनों कोणों की एक एक भुजा, वह एक एक भुजाएं उस उभयनिष्ठ भुजा के दो साइड में स्थित होनी चाहिए। अगर ऐसे दो कोण दिख रहे हैं तो इन्हीं कोणों को हम आसन्न कोण या एडजेसेंट एंगल कहते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट।
अगला टर्म है बच्चों कोणों का रैखिक योग, जिसे हम कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ऐसे आसन्न कोण जिनका योगफल 180 अंश हो, कोणों का रैखिक योग कहलाते हैं। बच्चों अभी अभी हम आसन्न कोण के बारे में समझा चुके हैं कि ऐसे दो कोण हो जिनका शीर्ष उभयनिष्ठ हो, एक भुजा उभयनिष्ठ हो, और उभयनिष्ठ भुजा को छोड़कर जो शेष दो भुजाएं बचती हैं वह उसमें से एक उभयनिष्ठ भुजा के एक तरफ हो तो दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा के दूसरी तरफ हो, तो ऐसे कोणों को हम आसन्न कोण कहते हैं। अब इन आसन्न कोणों में कभी कभी एक विशेष स्थिति पैदा हो जाती है, जैसा कि यहाँ फिगर से स्पष्ट है। यह एक इधर कोण है जिसको हम कह सकते हैं AOC, फिर इसी बिंदुओं पर बना हुआ कोण है BOC। यह बिंदु O इन दोनों कोणों का उभयनिष्ठ शीर्ष है। यह भुजा OC इन दोनों कोणों की उभयनिष्ठ भुजा है, और इस कोण की दूसरी भुजा OA है और इस कोण की दूसरी भुजा OB है। हम देख रहे हैं कि यह OA भुजा इस उभयनिष्ठ भुजा के इस दाहिने साइड में है, तो इसकी यह दूसरी भुजा OB इस उभयनिष्ठ भुजा के बाईं ओर है। तो इसमें आसन्न कोण के तीनों शर्तें लागू हो रही हैं। यानी निश्चित रूप से हम कह सकते हैं यहाँ पर कोण AOC और कोण BOC आसन्न कोण है। लेकिन अगर यहाँ OA और OB अगर ये दो विपरीत किरणें हो गई, तो यहाँ इन दोनों आसन्न कोणों को अगर हम जोड़ते हैं तो यहां से यहां तक हम पाएंगे कि यह 180 अंश हो जा रहा है। तो अगर दो ऐसे आसन्न कोण हो, यहाँ लिखा भी गया है कि ऐसे आसन्न कोण जिनका योगफल 180 अंश हो, कोणों का रैखिक युग्म कहलाता है। तो आसन्न कोणों की यही जो विशेष परिस्थिति बन जाती है कि ऐसे आसन्न कोण दिखने लगे कि उनका योगफल हमें 180 अंश मिले, तो उन आसन्न कोणों का ही नाम चेंज होकर के उनको हम कहते हैं कोणों का रैखिक युग्म या लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो यहाँ ये जो हम फिगर बनाए हैं इसका उदाहरण हो जाएगा, और यहाँ हम स्पष्टीकरण भी कर सकते हैं कि चूंकि कोण AOC और कोण BOC कैसे कोण है, ये आसन्न कोण है। दोनों आसन्न कोण है, किंतु आसन्न कोण होने के बावजूद कोण AOC प्लस BOC अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो हमको 180 अंश मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि कोण AOC और कोण BOC कोणों के रैखिक युग्म है। टेक द स्क्रीनशॉट। तो इस तरह से बच्चों आज की वीडियो में क्लोज कर रहा हूं, और मैं ये जरूर आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो उसको देखने से पहले आप लोग इस वीडियो के एक एक टर्म्स को अच्छी तरह से याद कर लेंगे, ताकि आगे अगर ये टर्म दोबारा आते हैं
इनको समझने में देर न लगे, समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसी के साथ मैं यह आज की वीडियो बंद कर रहा हूं। फिर मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर मेरी पढ़ाई अच्छी लग रही हो, मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि और भी अच्छी वीडियो जा सके और आप लोग उससे लाभान्वित हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।